हेलो फ्रेंड, भारत की राज्य में हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 17 राष्ट्रपति के बारे में। प्रेसिडेंट यानी पदावधि, महाभियोग व पारदर्शिता। राष्ट्रपति की पदा अवधि। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकार पद ग्रहण ना कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों में सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात यह एक दूसरे सदन में भेजा जाता है और जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग का प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि में उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य है। संसद के दोनों सदनों में नामांकित सदस्यों जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों तथा दिल्ली व पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग में प्रस्ताव में भाग नहीं लेते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा, उसके त्यागपत्र देने पर। तीसरा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। चौथा, उसकी मृत्यु पर। पांचवा, अन्यथा जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अहक न हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने के कारण उसका कार्यकाल समाप्त हो तो उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न करे। संविधान ने उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने से शासनांतरण से बचने के लिए किया। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति की पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक इस राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों को निर्वाह करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ व उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते व विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ। पांचवा, कूटनीतिक शक्तियाँ। छठा, सैन्य शक्तियाँ। सातवां, आपातकालीन शक्तियाँ।
कार्यकारी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ व कार्य हैं। पहला, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। दूसरा, वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हों। तीसरा, वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र राज्य सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता के रूप में व्यतीत हो सके। चौथा, वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्याप्त कार्य करते हैं। पांचवा, वह महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के लिए प्रसाद पर्याप्त अपने पद पर कार्य करता है। छठा, वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अथवा अन्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। सातवां, वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। सातवां, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया। नेक्स्ट, नवा, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। 10वां, वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। 11वां, वह स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। 12वां, वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित कर सकता है और उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है तथा उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियां प्राप्त होती हैं। पहला, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए वह स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। तीसरा, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। चौथा, यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उप अध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य का सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति व उप सभापति दोनों ही पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य का सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणतः भारत के संचित निधि से वर्ष खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन में या नए राज्य के निर्माण में संबंधी विधेयक। नेक्स्ट, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह आ विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, बा विधेयक पर अपनी अस्वीकृति सुरक्षित रखता है, सा विधेयक को। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होती है। 10वां, राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल, उपराष्ट्रपति तथा जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तब राष्ट्रपति आ विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है, बा विधेयक को पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, सा राज्यपाल का निर्देश देता है कि विधेयक को राज्य विधायिका को पुनः विचार हेतु लौटा दे। यह ध्यान देने की बात है कि यदि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट, 11वां, वह संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। वह किसी भी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। 12वां, वह महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। 12वां,
13वां, वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन व द्वीप में शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के भी वह अब नियम बना सकता है, परंतु केवल तब जब वहाँ की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित अवस्था में हो। वित्तीय शक्तियाँ। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। तीसरा, अनुदान का कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। चौथा, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी भी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। पाँचवां, वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक नियत आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। दूसरा, वह उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ़ या परिवर्तित कर सकता है। यह दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई है, व उन सभी मामलों में जिसमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई हो, उन सभी मामलों में जिनमें दंड का स्वरूप प्राणदंड हो। कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधियों व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिकों जैसे राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियाँ। वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों को नियुक्ति करता है। वह युद्ध ही या उसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियाँ। उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान में ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की है। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360।